Hello everyone, welcome you all on Path of Concepts. Today we are going to discuss previous year question paper of IBPS PO pre 2019. जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चे, IBPS PO प्री एग्ज़ाम में रीजनिंग का वेटेज बच्चे 35 क्वेश्चंस होता है, जो कि हमें यहाँ पे 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट है, सर ये 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में कैसे पॉसिबल हैं? तो बच्चे बिल्कुल पॉसिबल हैं, अगर आपकी एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी और आपने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने होते हैं और कौन से क्वेश्चन बाद में सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि हम अपनी वीडियोज़ में पहले भी आपको बता चुके हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हमेशा बच्चे हम बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए। इससे पहले आपके जो भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा क्वेश्चंस और चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, पजल और सिटिंग में अगर कोई भी ट्रिकी, जैसे कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे फंस गया ना, तो ये आपका एग्ज़ाम फंसा देगा, ये एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो आपका सारा टाइम कंज्यूम इसी में हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पजल और सिटिंग हम बाद में अरेंज करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नितिन कुमार, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, एक्सपीरियंस मोर देन 5 years का है बच्चे, टॉट इन मैनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स विच इज़ महिंद्राज, करियर पार, IBT एंड द केडी कैंपस। एग्ज़ाम आपके यहाँ पे कवर होंगे, जो भी हम सेशंस लेंगे आपके एग्ज़ाम यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बैंक, UPSC, SSC, रेलवे, RRB, NTPC, दिल्ली पुलिस एंड द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। आप मेरे को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। SSC कैटेगरी में मैं क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पर, जो कि आप नितिन कुमार सर्च करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाऊँगा। अगर आप वहाँ पे कोई भी कोर्स परचेज करते हो अनअकैडमी पर, तो ये बच्चे मेरा रेफरल कोड है नितिन R10। अगर आप ये कोर्स कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको SSC कैटेगरी में नितिन कुमार मेरा नाम सर्च करना है तो मैं आपको इजीली वहाँ पे मिल जाऊँगा। तो बच्चे सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने प्रस्तुत है, तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके तब आप क्वेश्चन को विद इन अ टाइम सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द वर्ड ब्रिस्कली हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स have the same number of letters between them in the word as in alphabet। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे। जितने भी आपका किसी भी अल्फ़ाबेट सीरीज में किसी भी 2 अल्फ़ाबेट के बीच में उतने ही लेटर होने चाहिए जितना इस वर्ड के किसी 2 अल्फ़ाबेट में हो। समझ नहीं आई बात? फिर से समझेंगे तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे ABCDEFGHIJK, जैसे ही मान लो ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। एक वर्ड लेता हूँ मैं यहाँ पे इंक, वर्ड लिया मैंने यहाँ पे इंक, तो देखो I और K के बीच में कितने लेटर्स हैं? 1, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है I और K के बीच में कितने लेटर हैं? 1, और यहाँ पे भी 1 है। डजंट मैटर कौन सा सेम लेटर है या नहीं, बस नंबर ऑफ लेटर्स सेम होने चाहिए, तो हमारा पेयर्स इजीली बन जाएगा। तो वही इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं ब्रिस्कली। तो यहाँ पे BRISKLY। तो सबसे पहले बच्चे अल्फ़ाबेट्स की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे कि B 2 पे होता है, R 18 पर, I आपका 9 पे होता है, S 19, K 11, L 12 और Y आपका 25 पे है। तो हमें इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहती है, आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर का ही लेटर काउंट करना है, और ऊपर का लेटर वो काउंट करना है आपको लेफ्ट भी और राइट भी। तो 2 से अगर हम ऊपर काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 8, कोई पेयर नहीं बन रहा तो हम आगे जंप करेंगे। अब 18 से ऊपर आपको पता है सिर्फ यहाँ पे एक 19 और 25 है। 19 18 के अगल बगल नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा 19 के साथ में, और 25 को क्रॉस चेक कर सकते हैं। 19
20, 21, 22, 23, 25 नहीं आ रहा है, तो 18 से भी पेयर नहीं बनेगा। 9 को चेक करते हैं, 9 यहाँ पे है, ठीक है, तो 10, 11 कोई पेयर नहीं बन रहा। 10, 11 तो बच्चे 9 और 11 के बीच में एक पेयर बन गया, और 9 से 12 भी हमारा एक पेयर बन जाएगा। क्लियर हो गई। अब 11 से 12 भी हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एक पेयर आपका ये बन गया। 12 से फाइट करते हैं, 12, 13 नहीं बन रहा है, 13, 14, 15, 16, 17 कोई पेयर नहीं बन रहा। अब 25 जो भी आपका अल्फ़ाबेट में सबसे बड़ा लेटर है, जैसे कि वाई सबसे बड़ा लेटर है 25, क्या 25 से हमें ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो कोई पेयर ही नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 1, 2 और यहाँ पे 3, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बच्चे हमारे यहाँ पे क्या बन गए? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपका, जो कि ब्लड रिलेशन टॉपिक से है ये बेटा। 7 मेंबर्स आर लिविंग इन द फैमिली, Q इज द डॉटर ऑफ P, B इज द ब्रदर ऑफ R, G इज द मदर इन लॉ ऑफ A, B इज मैरिड विद A, B इज द अंकल ऑफ Q एंड D इज द फादर ऑफ B। आई थिंक इसमें हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन की बच्चों को नीड नहीं होगी, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन है। कोई बच्चे इसमें कोई ग्रामर के रूल तो नहीं लग रहे हैं, तो सिंपल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक समझ लीजिए। मेल के लिए बेटा हम यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं। तो हम अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इसके बिहाफ पे कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। Q इज़ द डॉटर ऑफ P। बेटा जो Q है वो डॉटर है किसकी? P की। अब हमें P का जेंडर हमें नहीं पता, मेल है या फीमेल है। कुछ लोग यहाँ पे मेल के लिए स्क्वायर भी यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए सर्किल, तो वो भी सही है, सबके अपने अलग अलग अप्रोच रहती है। B इज़ द ब्रदर ऑफ R, B R का भाई है ना, जो B है वो R का भाई है, तो यहाँ पे R का जेंडर अब हमें नहीं पता। क्लियर है। G इज़ द मदर इन लॉ ऑफ A, जो G है वो मदर इन लॉ है किसकी? A की। अब मदर इन लॉ किस केस में बन सकती है तो देखेंगे आगे, ठीक है। तो देखिएगा G जो है मदर इन लॉ है ना, फीमेल है। अब यहाँ पे कोई जनरेशन होगी तभी कोई पार्टनर होगा ए का, तभी तो ए की सास बनेगी जी, पता नहीं अभी पर्सन कौन है। B इज़ मैरिड विद ए, मतलब यहाँ पे कंफर्म हुआ जो B है वो मैरिड है किससे? ए से, तो B यहाँ पे आ गया। B इज़ द अंकल ऑफ Q, तो B बेटा यहाँ पे मेल है और A फीमेल है, और B अंकल है किसका? Q का अंकल है। तो वो किस केस में Q का अंकल बनेगा? जब यहाँ पे कोई जनरेशन होगी और Q यहाँ पे आपका आ जाएगा, है ना, तो B अंकल हो गया Q का। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे एक रिलेशन ये भी दिया है, B जो भाई है किसका? R का, मतलब जो ये Q है वो R का बेटा या बेटी हो सकती है, फीमेल है यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा दिया है Q डॉटर है P की, तो P आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है बात? ये हमने यहाँ से कोरिलेट कर लिया, आई होप सभी को समझ आ गया हो, क्योंकि Q डॉटर है P की, तो मतलब P और R का संबंध होगा, तभी तो वो B अंकल लगा किसका? Q का। क्लियर हो गई बात। D इज द फादर ऑफ B, अगर D B का पिता है तो वो G से मैरिड होगा ना, तो D हो गया आपका मेल, तो D हो गया फादर किसका? B का। जिस हिसाब से हमारा बच्चे ये फैमिली ट्री बन चुका है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस, इसके बिहाफ पे कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन है सबसे पहले, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू P। B का संबंध P से क्या होगा आपको ये बताना है। तो B का संबंध बेटा क्या हो गया P से? B का संबंध P से तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जो उसका पार्टनर का जो भाई है वो कौन है? ब्रदर इन लॉ ही तो होगा। अगर किसी के भी स्पाउस का जो ब्रदर होगा वो कौन होता है? ब्रदर इन लॉ, है ना, या हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन है, इफ C इज द ब्रदर ऑफ B, यदि आपका देखो अगर यहाँ पे C ब्रदर है B का, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू Q, तो C का रिलेशन क्या होगा Q के साथ में? अगर C B का भाई है तो Q के साथ में C का रिलेशन क्या होगा, है ना, तो C क्या लगेगा बेटा? अंकल लगेगा, है ना, यहाँ पे क्या लगेगा? अंकल। आप जो फैमिली ट्री है उससे कोरिलेट कर सकते हैं, अगर C भाई है B का तो B अगर अंकल है तो C भी तो अंकल लगेगा ना। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इफ P इज फादर ऑफ Q, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर मान लो P फादर है, अगर P फादर है किसका? Q का,
तो जो आर तो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी ना आर यहाँ पे। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आर का रिलेशन क्या हो जाएगा, पी से वाइफ। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, वाइफ इज द राइट आंसर। जो भी आपने फैमिली ट्री बनाया उसको आप देख सकते हो, है ना। क्लियर हो गई बात, ये फैमिली ट्री हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से रीड करिए, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ 62473984 1 is added to all the even number and 1 is subtract from all the odd numbers, आपको इवन नंबर्स में से 1 ऐड करना है, ऑड नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। What is the sum of the digit which is 5th from the left end and 4th from the right end? ठीक है, अब हमें क्या बताना है, सम बताना है किसका, जो लेफ्ट एंड से 5th पे है और 4th है राइट एंड से। तो डायरेक्ट नंबर उठा लो, लेफ्ट से 5th पे कौन है, यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख लो बेटा यहाँ पे। शॉर्ट में देखो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड्स में क्वेश्चन करना है ना। राइट से 4th कौन है, 9, तो 9 लिख लिया। इनका क्या बताना है, सम। लेकिन सम किस केस पे बताना है, कंडीशन दी है, इवन नंबर में आपको 1 ऐड करना है और ऑड नंबर पर सब्ट्रैक्ट। तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, 3 में यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो आंसर हो गया 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन बहुत इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि बेटा सीटिंग अरेंजमेंट से है। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देखो। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ठीक है। तो ये अगर आप मॉक टेस्ट प्रॉपर देते होंगे, जितने भी मॉक टेस्ट देते होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा हमें कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में। क्योंकि आप क्वेश्चन को रीड भी नहीं करो, एक विजुअली देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन टफ है या ईजी है, ठीक है। लेकिन हम इसको सीरीज में करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया है, 8 पर्सन ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो भाई रेक्टेंगुलर टेबल है यहाँ पे, है ना। ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर, पॉसिबिलिटी भी साथ के साथ बना लो जिससे कि कोई दिक्कत ना हो हमें। आगे क्या बोल रहा है, इन अ सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल एंड अदर 4 पर्सन सिट ऑन द मिडल ऑफ ईच साइड। 4 कॉर्नर में बैठे हैं, ठीक है, और 4 आपके बेटा मिडल में बैठे हैं। समझ आ गई, तो इधर भी बिठा दो। क्लियर हो गई बात। आगे क्या बोल रहा है, द वन who sit at the corner of the table faces outside, एंड जो बच्चे कॉर्नर में बैठे हैं वो कौन है, आउटसाइड देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड, ठीक है। है ना। तो ये हमारा जो कॉर्नर में बैठे हैं वो कहाँ है, आउटसाइड, और जो मिडल में बैठे हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, है ना। तो मिडल वाले कहाँ देख रहे हैं बेटा, सेंटर देख रहे हैं। तो ये हो गया सेंटर वाली बात। अगर किसी को डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं बच्चे। तो देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, देखते हैं फटाफट से। F sit at one of the immediate middle side of the table। F तो भाई मिडल साइड में है, तो दोनों केस में हम बिठा लेते हैं। F यहाँ पे हो गया और F आपका यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड E। 2 व्यक्ति F और E के बीच में बैठे हैं। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना, 1 और 2। तो E एक बार मैंने यहाँ पे बिठा दिया। इधर से बात करेंगे, 1 2 की गैप, E मैंने यहाँ पे बिठा दिया। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारी फुलफिल हो गई। क्लियर है। एक डायग्राम आपका ये है और एक ये डायग्राम है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन F एंड C। F और C के बीच में एक व्यक्ति है। तो C यहाँ पे भी आ सकता है, C यहाँ पे भी, C यहाँ पर और यहाँ पर, कई सारी पॉसिबिलिटी हैं। आगे देखते हैं, E does not sit near to C। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। E कहाँ पे नहीं आना चाहिए, C के नियर नहीं आना चाहिए। इट मीन C यहाँ पे नहीं आएगा, तो C कंफर्म बेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है।
सी यहाँ नहीं तो यहाँ पे आना चाहिए, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। एफ और सी के बीच में एक का गैप आना चाहिए और सी ई के बगल में नहीं आएगा, तो सी ए वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। क्लियर हो गई सभी को। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब ए और एच हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बेटा, ए सेकंड लेफ्ट है किसके, एच के। तो ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, आप अपनी भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। जितने बच्चे मुझसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके होंगे तो वो यही वाली अप्रोच फॉलो करते होंगे, है ना। आगे, वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। वन पर्सन कहाँ पे, ए और सी के बीच में है। अब ए और सी के बीच में, भाई सी यहाँ पर है, एक का गैप लगा के ए यहाँ तो आएगा नहीं, तो ए कन्फर्म बेटा यहाँ पे आया। इधर सी एक का गैप लगा के इधर नहीं, तो ए यहाँ पे आ गया। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी है ए के रिगार्डिंग, ए सेकंड लेफ्ट है एच के, तो बच्चे एच कहाँ पे आना चाहिए ताकि वो ए सेकंड लेफ्ट वहाँ पे रहे, तो एच आपका यहाँ पे आना चाहिए। 1 2, तो ए सेकंड लेफ्ट है तो ये सही है। अगर मैं यहाँ पे सी तो यहाँ पे, अगर मैं एच यहाँ पे रखूंगा तो ए कहाँ पे बैठ गया, 1 2, लेकिन सेकंड राइट बैठ गया बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई और ये हमारा सही है। चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो ए सेकंड राइट है, हमको क्या होना, सेकंड लेफ्ट होना, तो यहाँ पे सही है, ए सेकंड लेफ्ट है एच के। क्लियर है बच्चे। बी एंड जी सिट अपोजिट टू ईच अदर। बी और जी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो बी और जी के लिए एक यही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे तो बी और जी आ नहीं सकते क्योंकि इसके विपरीत ई बैठा हुआ है। आगे देखते हैं, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखिएगा जो डी है वो सेकंड लेफ्ट है बी के। अब अगर बात करें, अगर मैं बी यहाँ पे रखूँ, सपोज करना अगर बी यहाँ पे रखूँ तो इसके सेकंड लेफ्ट डी बैठ पाएगा क्या, 1 2, तो यहाँ तो ई बैठा है तो बी तो यहाँ आएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, जी, और यहाँ पे क्या आएगा, बी, तो इसके सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, डी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इजी वे में सॉल्व हो गया। किसी को डाउट है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन आगे और है, जी डजंट सिट नेक्स्ट टू एफ, मतलब जी एफ के आगे नहीं बैठा होगा, है ना, तो जी ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, एफ के नियर बाय तो है ही नहीं, तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बन गई है। जल्दी से इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस आपके गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, 4 of the 5 flowing 5 are alike in a certain way and hence they form a group, which one of the flowing does not belong to that group। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दी है ई जी, ये क्या क्वेश्चन है, ऑड वन आउट से है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, ऑड वन आउट से, तो इनमें से सबसे अलग कौन सा है देख लेते हैं। ई कॉर्नर में बैठा है, बी कॉर्नर में बैठा है, डी कॉर्नर में और जी कॉर्नर में, सिर्फ एच एक ऐसा है जो मिडल में, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो बाकी सारे हैं ना ये सब कॉर्नर में बैठे हैं और एच मिडल में है, तो ऑड वन आउट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु अमंग द फ्लोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट कौन बैठा है, आप डायग्राम में देख सकते हो, वो डायग्राम बच्चे आप नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। डी के थर्ड राइट कौन है, 1 2 3, तो एच बैठा है ना, तो एच यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 7th का हमारा बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी। एफ का स्थान बताना है जी के रेस्पेक्ट में, तो एफ का स्थान क्या होगा जी के रेस्पेक्ट में, तो हमारा डायग्राम आप देख सकते हो, आपने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो एफ है जी के रेस्पेक्ट में बेटा 1 2 3, थर्ड राइट है, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्लियर है सभी को, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ डी। तो डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, नन, एक भी व्यक्ति नहीं है डी और एफ के बीच में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फ्लोइंग फेसेस टू सी। सी किसको फेस कर रहा है बेटा, एच को फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात सभी को, आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 10 तक आई होप सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, 10 persons LMNOP QRST and U were born on different dates 15 and 13 of 5 different months।
ठीक है, तो ये बच्चे पजल का क्वेश्चन है, मंथ बेस्ड पजल है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहेगी, हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। आप भी एक बार ट्राई करेंगे, और इस क्वेश्चन की भी अगर मैं आपको टाइम बताऊं मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे बेटा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप इस क्वेश्चन को 3 मिनट में कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से इस क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 10 पर्सन्स है, LMNOPQRST एंड U वर बॉर्न ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 15 एंड 30 ऑफ 5 डिफरेंट मंथ्स। तो जो सबसे पहले मंथ है एक बार हम वो लिख लेते हैं, देखिएगा जनवरी, एक मिनट, जनवरी, और कौन सा है, मार्च, अप्रैल, सितंबर और आपका नवंबर। ये आपके 5 महीने दिए हुए हैं, और दोनों में कौन कौन सी डेट दी है। तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, आप इसको इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स की गैपिंग आराम से बना सकते हो। 15 है और एक 30 है, तो यहाँ पे 15 लगा देते हैं और यहाँ पे 30 है ना। क्लियर है, तो बस ये है आपका 15 और 30, और यहाँ पे हम कॉलम्स बना देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखते हैं, क्या पता नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए हम पहली कॉलम बना के रखते हैं ना, 2-2 की गैप लगा लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है बेटा, 15 और 30 है ना, यहाँ पे आएंगे पर्सन्स। अब देखते हैं, अब आपको अप्रोच ये पता होनी चाहिए कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। अब शायद मेरे को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जनवरी फरवरी इसमें किस में 30 किस में 31, ये आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, जनवरी बेटा 31 होता है, तो लिख लो यहाँ पे मार्च 31, अप्रैल 30, सितंबर 30 और नवंबर भी 30 है। अब जल्दी से जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। L was born on 15th of the month which has 31 days, मतलब 31 डेज में कौन कौन से, जनवरी और मार्च, वो 15th में है, मतलब L आपका यहाँ पे आ सकता है और एक L आपका यहाँ पे भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। क्लियर है सभी को। आगे इन्फॉर्मेशन है, 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन L एंड P। L और P के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो देखो L अगर यहाँ पर है तो 3 की गैपिंग 1 2, तो P ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 1 2 3, तो P बेटा यहाँ पे आ जाएगा। L ऊपर नहीं जाएगा तो 1 2 3, तो P आपका P यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गई। तो L और P के बीच में हमने 3 पर्सन्स यहाँ पे सिटिंग करा दी है। 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन P एंड O। अब P और O के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो इजी वे में सॉल्व कर दो बेटा। यहाँ पे देख सकते हो नीचे तो O आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 ही पर्सन है और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 4 व्यक्ति का गैप है। तो P और O के बीच में O ऊपर ही आएगा, 1 2 3 4, तो बेटा O यहाँ पे आ गया। और इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ पे O ऊपर जाएगा ही नहीं, 1 2 3 4, तो बेटा O यहाँ पे आ गया। समझ आ गया। P और O के बीच में हमने 4 की गैपिंग लगा दी। अभी 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, इसी में काम हो जाएगा शायद। O was born before L। अब जो O है वो L से पहले पैदा हुआ है। अब बिल्कुल ये वाली कंडीशन तो O पहले ही है L से, लेकिन यहाँ तो भाई बाद में हो गया ना, तो ये वाला बेटा केस गलत हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कंडीशन और ये वाला केस सही है। समझ आ रही है बात। तो ये वाली अप्रोच हमारी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी गलत है और ये हमारी बिल्कुल सही चल रही है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी है। आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स वर बॉर्न आफ्टर O इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिफोर N। जितने पर्सन्स O के बाद में है ना, जितने पर्सन O के बाद में उतने ही पर्सन N से पहले होने चाहिए। तो N को प्लेस कैसे करेंगे, देखिए O के बाद में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देख सकते हो यहाँ पे O के बाद में कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो मैं N को कहाँ पे प्लेस करूँ, क्या उससे पहले 8 पर्सन आ जाएं। तो बेटा मैं N को यहाँ पे प्लेस करूँगा,
कलर चेंज कर लेते हैं जिससे इजी हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं किसको प्लेस करूंगा, n को प्लेस में यहाँ पे करूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमें 8% चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया। तो ये वाली कंडीशन भी हमने सेट कर दी। 1 person was born between P and R सॉरी 1 person was born between P और R, P और R के बीच में एक व्यक्ति है, तो R नीचे नहीं आएगा, तो भाई R तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। और ये वाली कंडीशन तो गलत चली रही है, ओके। M was born before T but not in the month of January। M जो है ना बेटा T से पहले पैदा हुआ है, लेकिन बट किसके लिए यूज हुआ है, प्रीवियस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए, है ना। मतलब M के लिए बट यूज हुआ है, तो वो कहाँ पे नहीं आएगा, जनवरी मंथ में नहीं आएगा। और T से पहले पैदा हुआ है, तो M जो है वो T से पहले पैदा हुआ है और वो जनवरी मंथ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। T was born before P, अब जो T है वो P से पहले होगा। अगर अब देखो, अगर मैं T यहाँ पे रखता हूँ तो M यहाँ पे आएगा, और अगर मैं T यहाँ पे रखूँगा तो M तो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो एक ही कंडीशन है T के लिए, तो T भाई यहाँ पे आ गया और उससे पहले M यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। सभी को समझ आ गया? कोई डाउट है तो बेटा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आगे T was born before P, ये तो हो गया। U was born before S on same date, मतलब जो U है वो S से पहले पैदा हुआ है, लेकिन सेम डेट को, सेम मंथ नहीं डेट पूछा है। अब सेम डेट वाले एक तो 30 बचा और यहाँ पे 15, और तो कोई नहीं बचा ना, तो हमें कंफर्म हो गया U कहाँ पे पैदा हुआ होगा, U यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि सेम डेट है और S से पहले, तो S यहाँ पे हो गया। बचा पर्सन कौन, Q, तो Q यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे फिल कर लिया है, ये हमारा यहाँ पे पजल बन गई है। बहुत सिंपल है, मैक्सिमम 3 मिनट लगने थे इस क्वेश्चन में। सभी को ये फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन इसके बिहाफ पे करेंगे, तो मेरे पास नोटेड रहेगा। तो देखते हैं, हाउ मैनी पर्सनस वर बॉर्न बिफोर यू, यू से पहले कितने लोग पैदा हुए हैं भाई, आपको ये बताना है ना। हाउ मैनी पर्सनस वर बॉर्न बिफोर यू, तो यू से पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्सनस, मतलब मोर देन 5। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, बॉर्न आफ्टर यू है, सॉरी मैंने बिफोर सुन लिया, पढ़ लिया, आफ्टर है बेटा ये ना, आफ्टर यू, तो यू के बाद में है बेटा 2, तो 2 है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 4 ऑफ द फ्लोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब ओड वन आउट का है, तो Q और L के बीच में बेटा कितनी की गैप है, यहाँ पे Q और L के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। R और P के बीच में भी कितना गैप है, 1 का गैप है। अपना जो आपने यहाँ पे टेबल जो जहाँ पे सॉल्व किया होगा वहाँ पे देख सकते हैं, O और S के बीच में 3 और 6 भाई 7 का गैप है, तो यही आपका ऑड वन आउट है, और इसमें भी 1 का गैप है और इसमें भी 1 का गैप है। समझ आ रही है बात? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन टी एंड एन, टी और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। तो जल्दी से देख लो आप, जो भी आपने बनाया हुआ है अपना यहाँ पे ड्रॉ किया होगा, 2 पर्सन है, तो 2, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन 13 का सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बात? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने प्रस्तुत है, द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न आफ्टर पी, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आफ्टर पी के हैं, है ना, कितने हैं पी के बाद में, 3 व्यक्ति हैं। इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर, तो एक कौन सा ऐसा नंबर है, मतलब यहाँ पे जो 3 पर्सन, m से पहले 3 है ना, बिफोर m, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जितने p के बाद में उतने m से पहले हैं, तो यहाँ पे m आ जाएगा, m इज द राइट आंसर 14 का a। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओड वन, फिर वही ऑड वन आउट है, QLRPS, QLRPS, देखिएगा जो Q है, L है, R है, P है, ये सब क्या है यहाँ पे 15 तारीख को पैदा हुए हैं, और S आपका 30 में, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ओड वन आउट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। क्लियर हो गई सभी को? अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वाह, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपका इनइक्वालिटी से है, तो मैं आपको सबसे पहले ये जरूर बता दूं बेटा, इनइक्वालिटी का हमारा टारगेट रहता है 1 मिनट में
5 क्वेश्चन। तो आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो टाइम सेव होता है बेटा इन्हीं टॉपिक से सेव होता है। इनइक्वालिटी, साइलॉक्स, ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक से हमारा टाइम सेव हो जाता है। मैंने बोला ना आपको 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है और बेटा कंक्लूजन आपको 2 गिवन है, तो जल्दी से बताइए कंक्लूजन सही होंगे या गलत होंगे। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड, तो ए से जेड की एंट्री करेंगे, ए से जेड की एंट्री करेंगे, तो ए से एम गए, एम से आर, आर से एफ, ए से जेड। ए से जेड की एंट्री तो हो रही है। यहाँ पे हमारा रूल क्या होता है, एक तो हमें एंट्री करानी होती है, अगर एंट्री कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो गलत हो गया। एक रूल तो ये है, और दूसरा रूल क्या है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू साइन है, तो ए से जेड के बीच में सभी साइंस ग्रेटर और इक्वल टू के होने चाहिए, या आपका इक्वल टू होना चाहिए। अगर ए से जेड के बीच में ग्रेटर का साइन आ गया तो बेटा आपका ये स्टेट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को? ए से जेड के बीच में हमारा ग्रेटर का साइन आ गया है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, V से Z की अगर हम एंट्री करेंगे तो V से Z, Z से V तो नहीं जा सकते, Z लेस देन V है, तो यहाँ पे हम V ग्रेटर देन Z बोल सकते हैं। तो V से Z एंट्री करेंगे, V से C, C से X, X से Z। अरे वाह, एंट्री हो रही है। और रूल क्या है यहाँ पे, सभी साइन एटलीस्ट एक साइन ये वाला होना चाहिए जो यहाँ पे गिवन है। तो ये साइन ऑलरेडी यहाँ पे एटलीस्ट एक है ना, तो ये बात सही हो जाएगी। तो पहला कंक्लूजन गलत है और दूसरा सही है। तो ओनली इसमें ऑप्शन आपके ये गिवन है A B C D E, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो 16th का हो जाएगा बेटा बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Z से G एंट्री नहीं हो सकती, G से Z एंट्री करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 पार्टीशन में आपके स्टेटमेंट गिवन है, तो ये नहीं आप इसको जोड़ के लिखने लगो, पूरा स्टेटमेंट लिखो, कुछ नहीं लिखना, विदाउट पेन पेपर ये क्वेश्चंस होते हैं। G से Z है तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, C कॉमन है, मतलब हमें एक कॉमन टर्म मिल गया C, C के थ्रू जाएंगे। G से Z कहाँ पे जाएंगे, C के थ्रू। तो पहले G से C गए, G बिल्कुल चले गए, G से C, C से X, X से Z, एंट्री हो गई G से Z। एंट्री तो भाई यहाँ पे हो गई। क्या ये वाला साइन है, ये तो साइन हमें शुरू में मिल गया, तो ये बात यहाँ पे सही हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो सही है, हमारा कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन सही है। अब X से J एंट्री नहीं हो सकती, तो J से X चले जाओ यार, J से X जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, J यहाँ पर है, X यहाँ पर है, कौन रास्ता देगा, C, तो C के थ्रू जाएंगे। J से H, S से G, G से C, फिर C से X, तो J से X तो चला गया, एंट्री तो भाई हो गई यहाँ पे है ना, एंट्री तो हो गई यहाँ पे। क्लियर है? अब लेकिन ये साइन क्या है यहाँ पे, ये मिल गया यहाँ पे, ये रहा, तो ये भी बात सही हो गई। इजी वे में यार सॉल्व कर सकते हो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। क्लियर होगी? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने प्रस्तुत है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बच्चे गिवन है और कंक्लूजन्स ये दिए हुए हैं। यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, Q ग्रेटर देन इक्वल्स टू T। तो पहले आप Q से T एंट्री कराइए। देखिए Q से W हो गया, W से E, E से R, R से T। ना भाई यहाँ पे तो एंट्री नहीं हो रही है, तो बच्चे ये तो यहाँ पे ही गलत हो गया। सिर्फ हमें क्या करना होता है, 2 रूल फॉलो कराने होते हैं। एक तो आपको एंट्री करानी होती है, अगर एंट्री हो जाती है तो सही है, और एंट्री नो एंट्री हो जाती है, मतलब नो एंट्री नहीं होती है एंट्री, तो बच्चे ये गलत हो जाएगा। एक रूल तो आपका ये है, और एक रूल आपका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्या हुआ, कुछ रूल्स फॉलो कराने होते हैं। अगर आपका यहाँ पे ये वाला साइन आ जाए तो किसी भी 2 जिन एलिमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे Q और T के लिए बात हो रही, तो Q और T के बीच में एटलीस्ट ये वाला ग्रेटर का साइन जरूर होना चाहिए। अगर Q और T के बीच में ग्रेटर का साइन नहीं है तो गलत है, और अगर साइन है तो ये हो जाएगा। अगर हम ग्रेटर और इक्वल टू की बात करें तो ग्रेटर और इक्वल टू के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑल साइंस शुड बी देयर ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब सभी साइन ग्रेटर और इक्वल टू के भाई होने चाहिए। अगर हमारा ये वाला साइन आ गया तो बच्चे गलत हो जाएगा कंक्लूजन्स। क्लियर हो गई बात? इक्वल टू के लिए सभी साइन इक्वल टू के होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे केसेस हैं, इसको डीपली अच्छे से समझेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट होगा। ठीक है,
तो I से R की बात करेंगे, यहाँ पे गिवन है R लेस देन इक्वल्स टू I, तो I ग्रेटर इक्वल्स टू R, तो I से R की एंट्री करानी है भाई। तो I से R देखो, I से U, U से Y, Y से T, T से R, तो I से R की एंट्री हो चुकी है ना, क्लियर है। क्या सभी साइन लेस देन, ये वाले साइन है लेस देन इक्वल्स टू है क्या, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, बट यहाँ तो भाई लेस देन और लेस देन आ गया ना। हमें इस वाले केस के लिए क्या है, सभी साइंस ये वाले चाहिए, तो बच्चे ये भी आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ए से लेके जी तक ये वाला एक स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट एस से लेके सी तक। कॉमन पार्ट दोनों में क्या है, डी कॉमन पार्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमें कहाँ पे एंट्री करानी है, सी से ए एंट्री करानी है। ए से सी तो एंट्री नहीं हो सकती ना, अब सी से ए एंट्री कराने के लिए हमें क्या करना है, किसके थ्रू जाएंगे, सी से एक्स, एक्स से जेड, जेड से डी, फिर उसके बाद डी से एस, एस से ए, तो एंट्री हो गई। और सभी साइंस क्या हैं, ये वाले हैं, है ना, तो एटलीस्ट एक साइन होना जरूरी था, तो एक साइन हमें यहाँ पे दिख गया, तो इसको यहाँ पे सही कर देंगे। क्लियर हो गई बात सभी को। आगे देखते हैं यहाँ पे, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, तो सी से जी एंट्री करानी है। अब पहले हम कहाँ जाएंगे, सी से एक्स, एक्स से जेड, जेड से डी, और डी से फिर एफ जाएंगे, और एफ से जी जाएंगे। क्या ये ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन आया क्या कहीं पे, ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन कहीं पे नहीं है, सब ग्रेटर देन और इक्वल टू ही है, लेकिन ये वाला साइन नहीं आया, तो बच्चे ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और ये कंक्लूजन है, आपको कहाँ पे एंट्री करानी है, बी से एम तक। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ बच्चे, 5 क्वेश्चन आपको ये 1 मिनट में करने होते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त अच्छे से क्लियर हैं तो 5 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। 1 मिनट की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा 1 मिनट में 5 क्वेश्चन पॉसिबल है ना। तो बी से एम एंट्री कराओ, बी से एम तक, बी से एन, एन से एम एंट्री हो रही है। ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर ये वाला है, तो ये सही हो गया यहाँ पे। जी से एम, एम से जी तो नहीं जा सकते, जी से एम, तो जी से एम अगर हम गए, जी से एम एंट्री हो रही है और सभी साइन ये हैं, तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ कंक्लूजन्स आर फॉलो। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है भैया, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है ना। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन दिया डायरेक्ट आप क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेवर टॉक बिटवीन अदर्स का कोड ये दिया हुआ है, अदर शुड बी हेल्पफुल का कोड ये दिया हुआ है, इस तरह से ये गिवन है। व्हाट इज द कोड फॉर नेवर टुगेदर, तो आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है उसको आप डायरेक्ट टारगेट करेंगे, नेवर टुगेदर को। तो भाई नेवर और टुगेदर का कोड कौन सा होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखो नेवर और टुगेदर कहाँ कहाँ पे गिवन है, नेवर यहाँ पे गिवन है और कहाँ पर गिवन है, नेवर, एक गिवन यहाँ पर है नेवर। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें कंपेयर करना होता है। तो जब आप पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करोगे तो जो इनके सामने लिखा हुआ कोड कॉमन होगा वही नेवर का कोड हो जाएगा। तो नेवर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। देखो इसमें कोई और तो कॉमन नहीं है ना, नेवर टॉक बिटवीन अदर्स, नेवर बी टाइम स्पेसिफिक, ओनली नेवर ही कॉमन है यहाँ पे। तो इसके सामने लिखे वाला कोड कॉमन कौन सा हो जाएगा बेटा, एफ आई। तो नेवर का कोड हो गया भाई एफ आई। हुई बात सभी को क्लियर। आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, टुगेदर का कोड। अब टुगेदर कहाँ पे गिवन है, देखो जल्दी से, नेवर टॉक बिटवीन अदर्स, अदर शुड बी हेल्पफुल, नेवर बी टाइम स्पेसिफिक, फोकस बिटवीन। भाई टुगेदर तो यहाँ पे है ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, टुगेदर क्या है यहाँ पे बच्चे, न्यू वर्ड है, तो इसका मतलब कोड भी हमारा कोई न्यू जरूर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, एफ आई तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। एफ आई इसमें, एफ आई इसमें, एफ आई इसमें नहीं है। क्लियर है, बी सी डी इनमें से एक होगा। एफ आई है, आर ओ, क्या आर ओ यहाँ पे गिवन है, आर ओ तो यार इधर गिवन है, तो ये भी कोड नहीं होगा, क्योंकि हमें
टुगेदर के लिए न्यू कोड चाहिए, ये न्यू वर्ड है ना टुगेदर, तो कोड भी न्यू होना चाहिए। FI के साथ UY, क्या UY यहाँ पे गिवन है कहीं? UY यहाँ नहीं है, UY यहाँ पर ही, UY यहाँ पर नहीं, अरे क्या वाह। तो UY भाई हमारा क्या हो जाएगा? टुगेदर का कोड हो जाएगा, क्योंकि ये एक न्यू वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी को क्लियर हो गई बात? यहाँ पे 21 का क्या आंसर आ जाएगा? सी। क्लियर है बच्चे? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? स्पेसिफिक, डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। स्पेसिफिक का कोड पूछ रहा है, तो स्पेसिफिक कहाँ पर गिवन है प्यारे बच्चों? स्पेसिफिक यहाँ पर गिवन है, और कहाँ पर गिवन है? स्पेसिफिक यहाँ पर गिवन है। इतना इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया, ओनली स्पेसिफिक कॉमन है, कुछ और तो कॉमन नहीं है। नेवर बी टाइम स्पेसिफिक, फोकस बिटवीन स्पेसिफिक आवर्स। तो स्पेसिफिक का कोड क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे? DG। तो स्पेसिफिक का कोड हो गया DG। कितना सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अदर्स का कोड। अदर्स कहाँ पर है? अदर्स एक यहाँ पर गिवन है, और कहाँ पर गिवन है? अदर्स, एक अदर्स यहाँ पर भी गिवन है। इतना सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, है ना। अदर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले और दूसरे को अगर हमने कंपेयर करा, तो नेवर टॉक बिटवीन अदर्स, अदर्स शुड बी हेल्पफुल। इतना सिंपल क्वेश्चन है। इनके सामने लिखा हुआ कोड आप देख लो, कॉमन कौन सा है बेटा? कॉमन है यहाँ पे SM नहीं है, NT नहीं है, RO है ना। तो अदर्स का कोड हो गया RO। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल वे में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या निकालना है? EL। द कोड EL इज कोडेड एज विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। तो EL का यहाँ पे अब कोड दे दिया है और वर्ड पूछ रहा है। तो EL यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, EL और कहाँ पर है? यहाँ पे दिया हुआ है EL। तो बस इन दोनों को कंपेयर कर दो। इनके सामने लिखा हुआ देख लो आप, दूसरे और तीसरे सेंटेंस को जब मैंने कंपेयर किया तो कॉमन क्या है इसमें भाई? B। तो B का कोड क्या हो जाएगा? EL। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कोडिंग डिकोडिंग से बच्चे 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, कितना इजी वे आप कर सकते हो। इसका मतलब इसकी कट ऑफ अच्छी गई होगी, है ना, क्योंकि पेपर बहुत इजी है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है? व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर फोकस रियल। हमें क्या निकालना है? फोकस और रियल का कोड निकालना है। हमने अभी तक फोकस और रियल का कोड नहीं निकाला है। तो देखो फोकस यहाँ पर है, और कहाँ पर गिवन है? फोकस और कहीं पे गिवन नहीं है। आगे चलिए, बिट और क्या निकालना है हमें? रियल का। तो सबसे पहले हम रियल भी देख लेते हैं। रियल कहीं है क्या? रियल कहीं नहीं है। फिर से वही बात आ गई यार, यहाँ पे तो ये न्यू वर्ड आ गया, तो मतलब न्यू एलिमेंट चाहिए होगा हमें, है ना। न्यू एलिमेंट चाहिए होगा इसके लिए। समझ आ रही है बात सभी को? तो न्यू एलिमेंट अभी देखेंगे, पहले हम फोकस का कोड निकाल लेते हैं। अब फोकस का कोड निकालेंगे कैसे? तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बिटवीन स्पेसिफिक आवर्स का निकालोगे तो फोकस का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बिटवीन का कोड निकाल लो, पहले और चौथे को यहाँ पे कंपेयर करो तो बिटवीन का कोड आ जाएगा, है ना। तो पहले और चौथे को हमने कंपेयर करा तो इसके सामने कॉमन टर्म क्या है भाई? यहाँ पे NT। तो बिटवीन का कोड बेटा आ गया NT। क्लियर हो गई बात? बिटवीन हो गया। स्पेसिफिक का कोड अभी हमने निकाला था, स्पेसिफिक का कोड हमने क्या निकाला था अभी? DG। तो स्पेसिफिक का कोड आ गया बच्चे DG। तो स्पेसिफिक का कोड है ना, सिंपल वे में। अभी आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे होते हैं। आर्स का कोड निकालते हैं। अब आर्स देखो और कहाँ पे कॉमन है? आर्स कहीं और कहीं पे कॉमन है क्या? HOURS कहीं और कॉमन नहीं है। तो हमें फोकस और आर्स के कोड की अगर हम बात करें, हम नहीं बता सकते। फोकस और आर का कोड कौन कौन सा होता है? NT नहीं होगा, DG नहीं होगा, HY और क्या होगा यहाँ पे? KS, है ना। अब हमें ये नहीं पता फोकस का कोड HY है या KS है। ये बात समझ आ रही है सभी को? और इनके साथ में एक नया वर्ड और जुड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे HY और KS तो यहाँ पर भी है, और KSZE यहाँ पर है। मतलब A भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें क्या पता फोकस का कोड KS हो, तो ZE देखो यहाँ पे है क्या? नहीं है। हो सकता है ZE आपका न्यू एलिमेंट हो। क्लियर बात समझ आ रही है सभी को? मतलब ये भी आंसर हो सकता है।
ठीक है, आर ओ एच वाई हो सकता है क्या? एच वाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आर ओ यहाँ पे है क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न्यू वर्ड है ही नहीं। एच वाई टी आर देखो, एच वाई यहाँ से लिया तो टी आर यहाँ पे है क्या? नहीं है टी आर, मतलब टी आर भी आपका न्यू है और जेड ई भी न्यू है। एच वाई टी आर भी हो सकता है, के एस जेड ई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आइदर ए और सी। समझ आ रही है बात? क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें यहाँ पे रियल का कोड अभी नहीं पता, तो रियल का कोई न्यू वर्ड या न्यू है ये और न्यू एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका किस तरह से दिया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सिटिंग दी हुई है, 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ, है ना। दे हैव डिफरेंट एजेस बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, द वन हु इज 12 years old sit second to the right of C. The number of persons sit right of the one who 12-year-old is same as the number of persons sit to the left of D, है ना। ये आप पूरा लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अदरवाइज फिर हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। ये हमारा रफ वर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, जब भी आपके लाइन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो लाइन वाले क्वेश्चन बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी अप्रोच क्या रहती है। हमें इसे, ये क्वेश्चन हार्डली 1 से 2 से 3 मिनट का होगा, है ना। 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या टारगेट था, 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं ना। तो आप अप्रोच ये फॉलो करेंगे तो ईजी वे में कर सकते हो। देखिए आइए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 पर्सन आर सिटिंग इन द रो in a row facing to the north and they have different ages but not necessary in the same order. C sits third from one of the end, the one who is 12-year-old. तो देखो यहाँ पे केस क्या बनाने, the 6 person are sitting in a रो फेसिंग टू द नॉर्थ। अब इसका मतलब ये नहीं है आपने 6 पर्सन ऐसे बिठाए और लाइन खींची और यहाँ पे ऐसे 6 पर्सन बिठा दी। ये अप्रोच हमेशा गलत होती है, ध्यान रखिएगा। जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन प्लेस करते रहेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे, सी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। सी जो है किसी एक एंड से थर्ड नंबर पर है। तो देखिएगा अगर हम लेफ्ट एंड से बात करें, ये हमारा लेफ्ट एंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है और बच्चे ये हमारा राइट हैंड होता है। तो यहाँ पे अभी बोला है सी जो है वो किसी एंड से थर्ड पोजीशन पे है। अब हमें तो यही नहीं पता, तो देखिएगा 1 2 3, तो बच्चे यहाँ पे सी आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गई बात? आगे देखिएगा यहाँ पे 1 2 3, तो सी यहाँ पे आ गया आपका। तो अब सी यहाँ से है तो अब बिठा सकते हो। हमें कंफर्म हो गया 6 पर्सन इस तरह से बैठे होंगे, ठीक है। तो 6 पर्सन ऐसे बैठे होंगे। सी इधर लेफ्ट से थर्ड है और हमने इधर से राइट से लिया, क्योंकि 2 केस बनेंगे। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु इज 12-year-old सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। जो 12 साल का है वो सेकेंड राइट है सी के। तो नॉर्थ की बात हो रही है, नॉर्थ में देख रहे हैं ना, तो ये सभी नॉर्थ में देख रहे होंगे भाई, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो सी सेकंड राइट है जो 12 साल का है ना, तो ये 12 वाला यहाँ पे आ जाएगा और एक 12 वाला ये पे आ जाएगा। हमें 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी है क्योंकि कंडीशन ही कुछ क्वेश्चन में इस तरह से दी गई है। सी के सेकंड राइट 1 2 सेकंड राइट बैठ गया। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ द वन who 12-year-old is same as the number of person sit to the left of D। इसका मतलब ये है जितना आपका 12 के राइट में बैठे हैं वो उतने ही किधर होने चाहिए, डी के लेफ्ट में होना चाहिए। उतने ही पर्सन कितने कहाँ होने चाहिए, डी के लेफ्ट में। तो ये कंडीशन देख लेते हैं, 12 के राइट में इधर कुछ भी नहीं है तो डी के लेफ्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, तो डी यहाँ पे आ गया। 12 के राइट में एक पर्सन है तो डी भाई यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई बात? 12 के यहाँ पे एक पर्सन है तो डी के लेफ्ट में एक पर्सन आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। आगे देखिएगा, ओ सिट्स
सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 6 ईयर ओल्ड। जो बच्चा से 6 साल का है वो उसके सेकेंड राइट बैठा है, मतलब 6 के जो ओ है यहाँ पे वो सेकंड राइट बैठा है किसके, जो 6 ईयर ओल्ड है। तो ये कंडीशन हमने इस तरह से बना ली। अब यहाँ पे ओ और 6 का हमें अभी कुछ नहीं पता, तो इनको प्लेस हम नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है बच्चे? तो ओ सेकंड राइट है किसके, जो 6 साल का। ये हु किसके लिए हुआ है, इसके लिए, पास वाले के लिए। आगे 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी। यहाँ तक देखते हैं डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। डी के और बी के बीच में इधर से लगाएं तो इधर तो आ नहीं सकता, 1 2, तो भाई बी यहाँ पे कंफर्म हुआ। अगर इधर की बात करेंगे 1 2, तो बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये वाला केस गलत हो गया और ये केस हमारा बिल्कुल टकाटक जबरदस्त सही चल रहा है। क्लियर हो गई बच्चे बात? तो ये केस कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कंडीशन, ये केस गलत है, ये केस सही है, क्योंकि डी और बी के बीच में 2 की गैप है, 2 की गैप लगा के सी बैठा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। आगे देखिएगा, हुज एज इज ट्वाइस देन डी। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 पर्सन डी और बी के बीच में बैठे हैं। हुज किसके लिए यूज है, पास वाले के लिए, जिसकी एज डी से ज़्यादा डबल है। हुज एज इज ट्वाइस देन डी। अगर यहाँ पे बी की एज डी से ज़्यादा है तो बी तो हमें ऑलरेडी पता है 12, तो डी कितने पे आ जाएगा, डी की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। सभी को समझ आ गई होगी। अगर डी की एज 6 है तो बी की तो 12 हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस बोला है। आगे पढ़िए क्वेश्चन, एन सिट्स टू द राइट ऑफ पी। एन जो है पी के राइट में है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला इमीडिएट राइट या 1 2 नंबर छोड़ के बैठा हुआ है, बस ये बोला है जो एन है वो राइट बैठा है किसके, पी के। ठीक है, एन जो है वो पी के राइट बैठा है ना। क्लियर हो गई बात? ये इस तरह से बना लो। आगे, द वन हु 36 ईयर ओल्ड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु 15 ईयर ओल्ड। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या बोला है, जो 36 ईयर ओल्ड है ना, जो 36 की उम्र का है, 36 साल का बंदा है, वो थर्ड लेफ्ट बैठा है। थर्ड लेफ्ट बैठा है। थर्ड लेफ्ट किसके बैठा है भाई, वो जो 15 साल का बंदा है। समझ आ रही है बात? तो इन कंडीशन को यहाँ पे फिक्स करते हैं। जो 36 है वो तीसरे बाएं हैं किसके, 15 के। तो देखो अगर 15 मैंने यहाँ पे रखा, 15 मैंने यहाँ पे रखा, 1 2 3, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा। एक कंडीशन ये हुई। और अगर मैंने 15 यहाँ पे रखा, 1 2 3, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई ये कंडीशन अभी हम प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही हैं अभी। आगे चलते हैं। द एज ऑफ ओ इज 18 ईयर ओल्ड। क्लियर है? जो 18 ईयर ओल्ड है किसकी, ओ की। तो ओ की कंडीशन यहाँ पे है, तो ये कंडीशन एक बार हम बिठा के देखते हैं। जो ओ है वो सेकंड राइट है किसके, 6 के। तो अगर 6 यहाँ पे है तो ओ बेटा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? और ओ की एज कितनी बताई गई है, 18। जब ये हमारा कंफर्म हो गया तो ये वाला केस हम बिल्कुल, ये वाली कंडीशन यूज हो गई। एन जो है वो पी के राइट में बैठा है ना, तो एन और पी अभी हमें कंफर्म हो गया, पी के राइट में बैठा है, तो पी यहाँ पे हो गया और एन आपका यहाँ पे हो गया। तो नंबर ऑफ पर्सन्स प्लेस हो गए, एजेस रह गई। एजेस के लिए हमें यहाँ पे बोला है 36 और 15 के लिए बात की गई है। 36 थर्ड लेफ्ट है किसके, 15 के, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी दूसरी कंडीशन थी वो फुलफिल यहाँ पे हो गई है। तो ये केस बन गया हमारा 36 और 15। आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, पी की हमें यहाँ पे नहीं पता इसकी एज कितनी होगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमने यहाँ पे सिटिंग करा दी। सभी को समझ आ गई बात? अब इसके भी आप पे जितने भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं, जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी वे में हम सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ सी एंड बी। सी और बी की एज कितनी है, तो हम जैसे कि फाइंड आउट करें, सी बेटा 36 है और बी कितना है यहाँ पे 12 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8 और 4 48। ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डी। पी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पर्सन, नन, कोई नहीं बैठा पी और डी के बीच में, है ना। पी और डी के बीच में
कोई नहीं बैठा यहाँ पे, तो पी और डी के बीच में नन। 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में कौन बैठा है, मतलब ये नहीं बोला यहाँ पे लेफ्ट या राइट, है ना, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट भी और राइट भी, तो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट। तो एक्सट्रीम एंड पे एक तो P बैठा है लेफ्ट एंड पर और राइट पे बैठा है N, तो P और N में से P नहीं है तो N इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर टी वाज बॉर्न। ये तो क्वेश्चन दूसरा आ गया है ना, यहाँ तक ही है, मतलब इसके क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं। क्लियर हो गई बात सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो 29 तक हमारा ये क्वेश्चन होगा जो भी हमने अभी सॉल्व की थी पजल, ये सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो इससे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसे क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। 7 persons were born in different years, that is 1953, 1963, 1968, 1976, 1990, 93 and the 98, right? 2019 to 2019 is the base year for the measuring the age of all persons। जिस तरह से आपका ये पजल दी हुई है, तो जो आपको एजेस काउंट करनी है बेटा किसके बिहाफ पे करनी है, 2019 के बिहाफ पे आपको एजेस काउंट करनी है। तो फटाफट से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप रीड कर लो। तो मैं यहाँ पे एजेस लिख देता हूँ, 1953, 1963, 68, 76, 90, 1990, 93 एंड द 98। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपको 2019 के बिहाफ पे एजेस काउंट करनी है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए। अब हमें अगर जितने भी ईयर दिए हुए हैं तो इसके बिहाफ पे हमें 2019 के बिहाफ पे एज निकालनी है। तो 1953 से अगर 2019 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 53, 47 प्लस 19 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 9, 7, 6, 4, 1, 5 और 6, 66। तो ये जो पर्सन होगा ये कितने साल का होगा, जो 1953 में पैदा हुआ होगा वो अब 66 ईयर्स का हो गया अकॉर्डिंग टू द 2019। ये 10 ज़्यादा तो ये 56 हो जाएगा बेटा, ये 5 51 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया आपका 68 से 76, ये कितना ज़्यादा हुआ है उतना आप माइनस आगे कर देंगे, तो 6 माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 46। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 नहीं ये 43 हो जाएगा, है ना। 51 में अगर हम बात करेंगे 8 माइनस करना है ना, 8, तो ये हो जाएगा बेटा 43 हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 43। तो ये चीज़ पे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो प्रॉपर इसका एजेस निकाल लेना और कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी रखना। फिर ये हो जाएगा आपका 29, 26, 21, ठीक है। इस तरह से हमने एजेस निकालनी। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे पहले आप जो भी है ये टेबल बना लो, जिससे कि आपका कोई इशू ना हो, है ना। तो 1, 2, 3 टेबल बना लो, जिससे कि आपकी अगर पॉसिबिलिटी है तो आप उसको अरेंज प्रॉपर वे में कर पाओ, ठीक है बच्चे। इतनी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक बार रीड कर लेते हैं और इनको प्लेस करना शुरू करते हैं। नॉट मोर देन 2 persons वर बॉर्न बिफोर P, मतलब 2 से ज़्यादा व्यक्ति P से नहीं होंगे। तो P यहाँ पे कहाँ पे होगा, 51 पे होगा बेटा, क्योंकि 2 व्यक्ति होंगे तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ना। आगे क्या बोल रहा है, 1 person was born between V and S and none of them have even number age। V और S के बीच में एक पर्सन है और दोनों ही इवन नंबर पे नहीं है, मतलब ये दोनों ऑड पे रहे होंगे। ये बात सभी को समझ आ रही है, ये दोनों कहाँ पे रहे होंगे, ऑड पे। अब V और S के बीच में 1 का गैप है और दोनों हमें ऑड पे चाहिए, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी किस किस की बनती है, देखिएगा इन दोनों की नहीं बनती, इसकी आगे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, एक पॉसिबिलिटी ये और एक ये, है ना। अब ये पॉसिबिलिटी भी तो बना सकते हैं, S ऊपर और V यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये कंडीशन भी हो सकती है। ये बात सभी को समझ आ रही है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर U एज आफ्टर Q। जितने हमारा U से पहले हैं, U बिफोर की बात हो रही है ना,
तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू के आफ्टर, है ना, इक्वल होने चाहिए। जितने पर्सन यू से पहले होंगे उतने ही पर्सन क्यू के बाद होंगे। अब ये कंडीशन हम कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं u और q यहाँ पे रखूँगा 43 पे, अगर u और q रखते हैं तो यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि 7 पर्सन है। अगर इससे पहले 3 हैं तो इससे बाद भी 3 होंगे, तो यहाँ पे u और q प्लेस नहीं हो सकते। आगे देखिएगा, अगर मैं u यहाँ पे प्लेस कर दूँ बेटा तो q यहाँ पे प्लेस हो सकता है, क्योंकि जितने पर्सन u से पहले हैं उतने ही पर्सन q के बाद में भी हैं। क्लियर हो गई सभी को? जितने पर्सन u से पहले हैं उतने ही q के बाद में हैं। और कहाँ पे पॉसिबिलिटीज प्लेस हो सकती हैं, इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर u मैंने यहाँ पे रख दिया तो u से पहले कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5, तो q यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है बात? 1 2 3 4 5, तो ये वाली कंडीशन हमारी दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये सेटिस्फाई मैंने करवा दी और ये कंडीशन भी हम यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरह से ये प्लेसिंग हो गई। आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड एस इज नॉट लेस 20 ईयर्स। अब अगर जो हमारा टी और एस का जो डिफरेंस होगा एज का, वो 20 साल 20 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए ना, 20 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए टी और एस का जो डिफरेंस होगा। अभी हमें एस पता है, टी नहीं पता। आगे, टी वाज बॉर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर आर, तो टी और आर हमें कंफर्म हो गया भाई यहाँ पे कहाँ पे सिटिंग होगी टी और आर की। तो टी वाज बॉर्न बिफोर क्यू, है ना, बिफोर क्यू मतलब क्यू से पहले होगा टी, ठीक है, एंड आफ्टर आर तो आर ऊपर ही आएगा और टी यहाँ पर ही आएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? और ये वाली कंडीशन टी वाज बॉर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर आर, अब टी अगर यहाँ पे आएगा तो आर के लिए तो प्लेस बची ही नहीं। समझ आ रही है बात? क्योंकि टी आर के बाद आना था और आर एक प्लेस ही बचा है, तो ये वाली कंडीशन देख सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर गई। तो ये केस बेटा यहाँ पे गलत हो गया, सिर्फ यही केस आपका सही है। अब आगे और कंडीशन देखते हैं। आइदर पी और यू हैव ऑड नंबर एजेस, या तो पी या यू एक ऑड नंबर पे होगा, तो पी भाई ऑलरेडी यहाँ पे ऑड नंबर पे है 51 पे, तो सही है ये बात, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। एक कंडीशन ये है, टी और एस का डिफरेंस देखिएगा क्या 20 से ज़्यादा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 43 और 21, अगर यहाँ पे टी 43 है और डिफरेंस ये 21 है, 3 में से 1 2, 4 में से 2 2, तो ये 22 आ गया, तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा ये केस बिल्कुल सही है। समझ आ गया होगा बच्चे हमने सॉल्व कैसे करा है, और हमारा कॉन्ट्राडिक्ट जो हमने पॉसिबिलिटी केस बनाया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट हमने किस तरह से करवा दिया। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर टी वाज बॉर्न, तो टी कब पैदा हुआ बेटा? 76 में। 76 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ 30th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने प्रस्तुत है। व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ आर एंड एस? आर की एज कितनी है भाई? आर की एज आप लिख लो जल्दी से यहाँ पे 60, सॉरी आर की एज कितनी है? 66 है। और एस की एज कितनी है यहाँ पे? एस कितना है यहाँ पे? 21 है। बस 6 और 1 7, 6 और 2 8, 87। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसके हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हु अमंग द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट पर्सन, तो ओल्डेस्ट पर्सन कौन है भाई? आर है, 66 साल का जो बंदा है ना, 66 ईयर से है इसकी एज। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज ट्रू। तो देखते हैं पी की एज क्या 29 है क्या? पी तो बेटा 51 पे है, तो ये तो गलत है ना। क्यू 26 है क्या? क्यू बिल्कुल भाई क्यू 26 है बेटा, क्यू 26 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन यू? यू से कितने पर्सन छोटे हैं? तो देख सकते हो पी टी वी क्यू एस, 5 पर्सन छोटे हैं भाई। 5 नहीं है तो मोर देन 3। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात सभी को समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, तो 35 देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा। इन द गिवन वर्ड स्प्लेंडर, एक हमें वर्ड दिया है स्प्लेंडर,
in which consonant change into its previous letter and the vowels into next letter। जो consonant है बेटा उसको हम किससे करने हैं, प्रीवियस से चेंज करना है, ठीक है, और जो हमारे वोवल्स हैं उसको नेक्स्ट से, ये चीज पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक, ओके, एंड देन ऑल लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, जितने भी आपके वोवल्स और कंसोनेंट हैं। अब बच्चों को लगता है यार इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है कुछ क्वेश्चन हमें शॉर्ट फॉर्म में करने होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे आप। तो देखते हैं यहाँ पे फटाफट से आपको क्या करना है, कहां तक चेंज करना है इनको वो देख लो। यहाँ पे एस की अगर हम बात करें, कंसोनेंट तो प्रीवियस से चेंज करेंगे तो भाई ये क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, आर आ जाएगा, पी से ये प्रीवियस ओ आ जाएगा, एल के आ जाएगा, ई ये क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, है ना, क्योंकि नेक्स्ट से चेंज करना है वोवल्स को। एन की बात करेंगे तो एम आ जाएगा, डी से बात करेंगे तो सी आए, और ओ को बात करेंगे तो पी आ जाएगा, और आर की बात करेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस है। अब इनको बस अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट चेंज कर दो फटाफट से। सी, उसके बाद में आ जाएगा आपका एफ, सी हो गया, एफ हो गया, उसके बाद में बेटा एम आ गया, फिर के आएगा, फिर ओ आएगा, और आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें लेफ्ट एंड से फिफ्थ, 1 2 3 4 5, तो पांचवें स्थान पे क्या है, ओ। ओ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी को क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन की अप्रोच समझ आ गई सभी को। क्वेश्चन नंबर 35 हमने कैसे अटेम्प्ट करा, ठीक है। तो बच्चे आज का सेशन हम ये इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम 35 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो, ये सेशन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिएगा। जैसे कि नीचे ये टैगलाइन चल रही है, इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।